वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा एक खास, लेकिन आज खास बातचीत होगी क्योंकि आज मेरे डॉक्टर प्रवीण जोगरा जी हैं। तो हमारा आज का टॉपिक, आज की बातचीत रहेगी हमारा ये जो रिसेंट विजिट है व्लादिमीर पुतिन साहब की, रशियन प्रेसिडेंट इन इंडिया। और एक आपको ये भी जानकारी होगी दर्शकों, एक 23rd जो एक समिट हुआ है, एनुअल समिट होता है, हर साल होता है, ये वाला 23rd है। ये रशिया, और ये हुआ कब? ये 5 दिसंबर 2025 में हुआ है दिल्ली में। तो इस ये 2000 से चल रहा है ये जो एक्सरसाइज है, ये जो कह सकते हो इस डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन क्या थी? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और जो इंडिया और रशिया में, क्योंकि पोस्ट जो रशिया है तो वो 1991 से, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो आगे जो डिक्लेरेशन हुई है, ये इंडिया और अपने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब के बीच में हुई। तो इनका आना, इस समिट में भाग लेना पर्सनली समिट होता है, और इनविटेशन थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी साहब की, और इनका और एक डिनर भी होस्ट किया गया जो आपके प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहब ने, और इनको खुद रिसीव किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट पे, और बधाई देने जो इनको सेंड ऑफ था वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने किया है। तो मैं ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया, तो डॉक्टर साहब इस पे आगे बात करेंगे। डॉक्टर साहब जो मैंने बातें की वो आप प्लीज कैरी फॉरवर्ड। नमस्कार श्रोताओ, जैसे जज साहब ने बताया कि आज से 25 साल पहले 2000 में फर्स्ट स्टेट विजिट थी व्लादिमीर पुतिन की, रशियन प्रेसिडेंट की, इंडिया में, और एक स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन हुई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और रशिया में। तो उसकी 25th एनिवर्सरी है, और व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री के न्योते पर आए थे 23rd जो इंडो रशिया एनुअल समिट होता है उसमें भाग लेने के लिए। कुछ श्रोता, ये आपको पता, जैसे जज साहब ने बताया कि पोस्ट सोवियत यूनियन 91 के बाद जो दोबारा हमारे रिलेशंस प्रगाढ़ हुए हैं इसके बाद, तो जो जैसे जज साहब ने बताया, इनको वार्म वेलकम किया गया। उसके बाद इन्होंने बायलैटरल टॉक्स रही हैं हैदराबाद हाउस में, फिर इन्होंने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की राजघाट में, और फाइनली एक डिनर होस्ट होता है प्रेसिडेंट मुर्मू को। और सबसे बड़ी बात है, एक डिनर में शशि थरूर जी को बुलाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इंडिया को इंडियन टॉक्स में। तो इस जो मीटिंग में जो की फैक्ट पॉइंट्स जो डिस्कस हुए हैं, मेनली श्रोता, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है रैदर देन डिफेंस डील, क्योंकि डिफेंस डील तो ऑलरेडी चल रही है उनके साथ है। जैसे आपको पता होगा S-400 हम उनसे ले रहे हैं, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, इसका स्लोगन यही था, मेक इन इंडिया, मेक विद रशिया, एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप था, एक रोड मैप तैयार किया गया भारत और रशिया के बीच में इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की तरफ 2030 तक का। और इस रोड मैप में बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट किया गया। श्रोता, 1995 में भारत का रशिया के साथ 1.4 बिलियन ट्रेड हुआ करता था, जो कि 2024-25 इस फाइनेंशियल ईयर में जो एंडिंग में $68.4 बिलियन हुआ। और इस मेन मकसद है कि 2030 तक हमारा टारगेट रहेगा, और वो दोनों कंट्रीज का $100 बिलियन का ट्रेड करना है रशिया के साथ एट टाइम्स जब भारत के ऊपर अमेरिका ने काफी टैरिफ लगाए हैं, भारत का इकोनॉमी को डाउन करने की बात चल रही है। और ये $100 बिलियन का ट्रेड भारत को कहां ले जाएगा? तो आपको पता, भारत की जो अभी जो जीडीपी की ग्रोथ है 6.2 चल रही है, और आईएमएफ ने बताया है कि उन्होंने अपने मीडिया में बताया है कि भारत की जो इकोनॉमी अगले साल जो है 7.4 से 7.5 जीडीपी बढ़ रही है। हालांकि भारत का क्लेम है हम 8.2 जो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये था, मेन था इकोनॉमिक। दूसरा था लेबर मोबिलिटी, यानी कि ये टॉक्स हुई हैं कि रशिया में स्किल्ड मैन पावर की काफी शॉर्टेज है, और 2030 तक उनके पास 3 लाख जॉब्स उनके पास अब खाली हैं। तो ये बातचीत हुई कि हर साल 1 लाख जो है हमारे स्किल्ड वर्कर
रशिया में जाएंगे और वो जो खाली जॉब्स है उनको दी जाएंगी और उनकी सिक्योरिटी का जो सारा दारोमदार रशिया के पास होगा। और ये स्किल्ड वर्कर होंगे, ना कि लेबर जो कि ईंटें मजदूर वाले लेबर नहीं होंगे, स्किल्ड वर्कर्स रहेंगे। इनमें इंजीनियर्स हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं और बहुत टाइप के स्किल्ड वर्कर्स हैं जो कि रशिया की इंडस्ट्रीज में उनको चाहिए हैं। तो ये उनकी जो सबसे बड़ी बात है, भारत की ये काफी बड़ी एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड डिपार्टमेंट में जनरेट होगी। तीसरा, एक एमओयू साइन होता है बिटवीन रशियन एंड इंडियन फर्टिलाइजर फर्म्स के बीच में। एक यूरिया प्लांट जो लगाया जाएगा भारत की मदद से रशिया में, तो उस यूरिया प्लांट में दोनों कंट्रीज को फर्टिलाइजर डेवलप होगा, वो काफी फायदा होगा। और मैरीटाइम कॉपरेशन के ऊपर काफी चर्चा होती है कि समुद्री जो हमारी कॉपरेशन है, पोर्ट्स की मैनेजमेंट है, उसमें अमेरिका रशिया हमारी मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो कस्टम की अड़चने थी वो फैसिलिटेट होगी, यानी कस्टम्स जो अड़चने होती हैं ट्रेड में वो तकरीबन नहीं के बराबर होंगी और सीमलेस व्यापार होगा दोनों कंट्रियों में। और हमारा जो ट्रेड सेटलमेंट है अब डॉलर में नहीं होगी, अब वो रूबल और रुपी में होगी। ये हुआ कि आपस में जो हमारा लेन देन होगा रूबल और रुपी में होगा। और उसके बाद कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की, अब मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं। ट्रेड तो हम करेंगे, कहां से करेंगे? हमारे कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को प्रमोशन मिला है, उनके ऊपर अब फोकस होगा। एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, इन ऑपरेशन है, वो है चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। इस पे हमारा ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और यानी कि नॉर्थ सी के ऊपर रशिया ने हमें पूरा अधिकार दे दिया है। सिक्योरिटी हमारी रहेगी, जिम्मेदारी भी रशिया की रहेगी और हम सीमलेस व्यापार करेंगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को, और बाकी जो ट्रेड रूट्स को बाईपास कर दिया जाएगा। इससे बड़ा भारत को पिछले 25-30 साल में इतना बड़ा मौका नहीं मिला ट्रेड करने का, और एट ए टाइम जबकि हमारे ऊपर यूएस की सैंक्शंस लगी हुई हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। और पुतिन ने प्लेज किया कि वो हमें अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई करेंगे, जब भी हमें जरूर हमें सप्लाई करेंगे। और दोनों कंट्रीज ने फर्म किया, ये जो हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी 2020 को, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कंसंट्रेट जो मुझे लगता है ज्यादा हमने किया है, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो रुकेगी नहीं, बिल्कुल वो चलती रहेगी। चाहे हम यूएस दबाव नहीं आप कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। हमारा एक स्ट्रेटेजिक, क्योंकि जो पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, और ये बहुत जरूरी भी है कि अगर हम यूएस से भी कुछ मात्रा में, और जब रशिया कह रहा है कि हम आपको सप्लाई में कोई भी रुकावट नहीं आएंगे, वही उसी तादाद जितना भी चाहेगा इंडिया, वो एनर्जी चेंज मेंटेन कर सकता है हमारे साथ। तो ऑयल ही हम लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम यूएस के से भी तेल खरीदना चाहते हैं। कोई डिप्लोमेटिक कारण है, कुछ है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि हमारा एक इधर चाइना भी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी है, तो बहुत संभल के चलना है। और बड़ा, और देखिए मैं एक डॉक्टर साहब और बात कहूँगा, आप तो डेटा आपके पास काफी होता है और आप पूरे देते हो। एक में देखो कि हम रशिया के साथ ये फेयर वेदर फ्रेंड है। 1971 बगबार की देखा, कोल्ड एरा में भी हमने देख लिया, जो पोस्ट बार 2 वर्ल्ड वार हुई थी उसके बाद भी। और रशिया जो यूएसएसआर के बाद 1991 पे हमारे रिलेशन के साथ अच्छे रहे, लेकिन इनका क्लोज आना, किसका? रशिया और चाइना का, ये हमें इस पे भी, कि चाइना को हम विश्वास नहीं कर सकते किस पे भी। यूएस को समहाउ हम थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि हमें जो हमारे नेबरस कंट्रीज हैं वहां वो जो आप कहते हैं ना डेट ट्रैप्स, जो आपका उसके जो ये अपना सी पैक है, वो वन बेल्ट वन रोड है, और भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है, चाहे वो जो सी रूट्स है, दूसरा है। तो चाइना से पूरी डिपेंडेंसी रशिया में कह रहा है कि यू कम टू क्लोज टू चाइना। ठीक है, चाइना के साथ हम आएंगे, लेकिन बैलेंस रख के यूएस के साथ, क्योंकि इनकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, यूएस की भी जरूरत पड़ेगी,
चाइना के साथ भी व्यापार करेंगे, जहां हमारा बेनिफिट होगा, मफाद होगा, एक खासकर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो मैं डॉक्टर साहब, ये आपको ये मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि हमें बहुत खासकर इस विजिट में जो बातें हुई, ठीक है, एक तो जो हमारे रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो रहेंगे। ये जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो आपने एक नया रूट बताया, इससे भी काफी है। और तो रशिया ने तो इसको रिकॉग्नाइज किया है अफगानिस्तान के, और अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। और हमारा जो चाबहार जो पोर्ट है वो भी वर्केबल है, और अफगानिस्तान भी उसी की असिस्टेंस, अब लैंड लॉर्ड कंट्री है, पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड रूट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। ये सारे फैक्टर, और देखिए क्या खूबसूरती है कि ये जो हमारे रिलेशन है रशिया के साथ, वो ये आपके सामने है, और कितने पुराने हैं। रशिया के बड़े हिस्टोरिक टाइज रहे हैं इंडियन की आज़ादी के बाद। तो 1947 से 1991 तक जब सोवियत एरा था हमारा, और भारत की तरक्की में पूरा योगदान रशिया का है, मॉस्को का है। जो भारत में जो भिलाई, बोकारो स्टील प्लांट्स वगैरह हैं, वो सब रशिया की मदद से बने हैं। भारत की जो आज स्पेस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, सारी जो है पूरी रशिया की हेल्प से बनी। हमें अमेरिका से कोई हेल्प नहीं मिली है। उल्टा अमेरिका ने हमें इस दौरान काफी पाकिस्तान को सपोर्ट करके इनडायरेक्टली काफी तंग किया है। और भारत का और रशिया के साथ 5 पिलर्स के ऊपर एक कॉपरेशन रही। ये जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे था, ये 5 पिलर्स क्या थे? ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट, तो पॉलिटिकल अलाइनमेंट रही है हमारे उनके साथ। दूसरा डिफेंस, हमारा आज तक जितना डिफेंस का जो मैक्सिमम जो है बजट है 50% हम सारे आर्म्स जो है रशिया से ले रहे हैं। तीसरा न्यूक्लियर एनर्जी, हमारी सारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में मैक्सिमम रोल रशिया का ही रहा है, कुछ हमारे एफर्ट्स भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात टेररिज्म है। टेररिज्म में सिवाय रशिया के हमें किसी का साथ नहीं मिला। और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे स्पेस और टेक्नोलॉजी। जो हमने इतने यान ऊपर भेजे हैं, चंद्रयान भेजे हैं, उसमें रशिया की हेल्प रही है। और हमारी जो बैंगलोर स्टेट हमारी टेक्नोलॉजी है, इतनी हाई फाई डिजिटल इंडिया है, उसमें भी रशिया का काफी रोल रहेगा। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर, जो कि दिखाता है कि अमेरिका, चाइना, यूरोपियन यूनियन और परमानेंट मेंबर्स हमारे कितने खिलाफ हैं। ये बात उदाहरण होती 1971 वॉर में। श्रोताओ, 30 दिसंबर को पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है। मुझे याद, हम छोटे छोटे थे जब अटैक हुआ था। और उसी वक्त साइमल्टेनियसली ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह चल रहा था शेख मुजीबुर रहमान के। एयर स्ट्राइक्स हुई थी, हाँ, काफी हमारे, और एयर स्ट्राइक। और 3 को ये अटैक होता, और 4 को देखो अमेरिका की और यूके की हालत। इन लोगों ने इमीडिएटली इमरजेंसी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं कि भाई इमीडिएटली वॉर बंद करो, पाकिस्तान की फोर्सेस वापस, इंडिया का फोर्सेस वापस जाओ, और इमीडिएटली। लेकिन रशिया ने पहला वीटो कर दिया। लेकिन 2 दिन के बाद जब इंडिया की हालत और इंप्रूव होती है, 2006 में दोबारा एक मॉडिफाइड रेजोल्यूशन लाता है अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की, और पावर के साथ। लेकिन रशिया दूसरी बार वीटो करता है। अब मैं बात करूंगा 13 दिसंबर और 15 दिसंबर को या 16 दिसंबर को, जब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर किया था। उससे 36 घंटे पहले बहुत बड़ा रेजोल्यूशन लाता है अमेरिका, काफी कंट्रीज, फ्रांस को भी इन्वॉल्व कर लेता है इसमें, परमानेंट मेंबर को, कि ये इमीडिएट रेस्टोरेशन हो। मतलब उनका मंशा था कि बांग्लादेश को आजादी नहीं मिले कुछ नहीं, और पाकिस्तान को इनडायरेक्ट सपोर्ट किया। और लेकिन ये तीसरी बार रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, और अल्टीमेटली पाकिस्तान ने सरेंडर किया 93,000 फोर्सेस को। और तब से, और उसके बाद क्या होता है, सब्सिक्वेंटली जो निक्सन थे वहां के प्रेसिडेंट, और हेनरी किसिंजर थे, वो क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी जी को विच करार करते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं, डेरोगेटरी वर्ड यूज करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए। और वहां से वो एक फ्लीट भेज देते हैं, न्यूक्लियर जो फ्लीट है वो भेजते हैं वहां पर। उसका नाम यूएसएस एंटरप्राइजेस। यूएसएस एंटरप्राइजेस जो थी न्यूक्लियर फ्लीट, ये बे ऑफ बंगाल में की जाती है कि इंडिया को अटैक करने के लिए, और उसको सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड किंगडम भी एचएमएस ईगल नाम की फ्लीट वो भी भेज देता है बे ऑफ बंगाल में। उधर चाइना भारत को थ्रेटन कर देता है कि हम नॉर्दर्न इंडिया से बॉर्डर इंडिया को अटैक कर दें।
वहां सोवियत यूनियन हमारी वहां पे मदद आता है। अपनी दोस्ती दिखाई। वो पहले रशिया को, चाइना को वार्न करता है, भाई आपका जो हमारा बॉर्डर लगता है, आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे अगर आप इंडिया के अटैक करोगे। दूसरा रशिया क्या करता है, अपनी न्यूक्लियर वॉरशिप्स और पूरी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स को लार्ज स्केल पे बे ऑफ बंगाल में भेज देता है। और वहां पर एक उस वक्त मंशा चल रही, लोग सोच रहे थे क्या कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने वाला। एक तरफ न्यूक्लियर फ्लीट्स रशिया की, इंग्लैंड की, दूसरी तरफ रशिया की, और उस तरफ, और जब तक ये आपस में कुछ होता तब तक बांग्लादेश आजाद हो चुका था। और उसके बाद जाके अल्टीमेटली उन्होंने भी अपनी गलतियां रियलाइज की कि बांग्लादेश को आजादी चाहिए थी। तो ये एक बात बताती है कैसे आज से अब तक हमें सिर्फ रशिया ने मुसीबत के वक्त साथ दिया है, और बाकी कोई कंट्रीज नहीं चाहता कि भारत एक परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का बने। तो ये थे हमारे हिस्टोरिक इंडिया यूएसएसआर, हिस्टोरिक रशिया टाइज। तो डॉक्टर साहब, जो आपने 1971 के वॉर के बारे में आप अगर कह सकते हो तो ये एक आज़ादी की लड़ाई थी बांग्लादेश की, बंगालियों की और जो मुक्ति वाहिनी की। ये ठीक है, उस वक़्त जो पाकिस्तानी फौज ने जो आप इनके साथ किया है, वो हजारों साल तक याद रखना चाहिए बांग्लादेश के लोगों ने। जो उस वक़्त हुआ, कैसे इंदिरा गांधी ने उस वक़्त पूरा वर्ल्ड टूर किया, जस्ट हैव ए सपोर्ट कि भाई। लेकिन जो आपने कहा फ्लीट चला, अगर वो उस वक़्त रशिया सपोर्ट नहीं करता तो बीच में बात रह जानी थी। और बिट्टो की बात आपने की, तो मैं डॉक्टर साहब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो एक आपने फैक्टर और जो ऑल वेदर फ्रेंड वाली बात की, रशिया को हम किसी भी हालत में, इकोनॉमिक टाइज तो है ही है, लेकिन जो मैं कहूँगा मिलिट्री सपोर्ट, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, किसी भी जियो पॉलिटिकल फैक्टर से भी आप देख सकते हो, सीधा सेंट्रल एशिया में जाने के लिए अफगानिस्तान का, तो रशिया ने तो अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबसे पहले बात जो आपने बात की ना पीछे, कि जो यहाँ पे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया सोशलिज्म का, अगर आप देखोगे नेहरूवियन में स्टार्ट में, तो क्या है, ये सारा एक सोशलिज्म जो वर्ड है सोशलिस्ट, वो हम कह सकते हो बारो किया है हमने रशियन पॉलिटिक्स से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, और अभी तक कंटिन्यू है। और हमारी जो इकॉनमी है, ठीक है, मिक्स्ड है, लेकिन डोमिनेंस अब भी जी जो पब्लिक सेक्टर है, मैं सब एग्री करेंगे कि है। तो और आज देखिए महात्मा गांधी की समाधि पे जाना और रिकॉग्नाइज करना नॉन वायलेंस, और कहा कि वर्ल्ड लीडर, और एक उसके नक्शे में व्लादिमीर पुतिन साहब का बयान पढ़िए कल का। तो इस वक्त इंडिया जो है ये कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूटी में लीडरशिप में है, इसकी बात, इसको रिकॉग्नाइज। और महात्मा गांधी, उसके नीचे आगे तो आपने मार्टिन किंग लूथर की बात की, जो अफ्रीकन लीडर था, साउथ अफ्रीकन लीडर नेल्सन मंडेला की बात की। लेकिन महात्मा गांधी रिकॉग्नाइज रहेंगे, और जो हमारा जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसको प्रेस करना पड़ेगा, वर्ल्ड करता है। और जो हमने देखिए जो कुछ भी है हम लीड कर रहे हैं। आप देखिए जो पीछे समिट हमने G20 में बात की थी, वहां पे भी ब्रिक्स की बात की थी, और G20 में हमारी डोमिनेंस रही। कुछ लोगों ने तो बाइकआउट किया, और जहां कहीं भी है तो अभी ग्लोबल साउथ में बात होगी, तो वहां पे जो इंडिया को बात होगी, डोमिनेंस रहेगी। और आपने देखा अफगानिस्तान में जो हमने लिया, जो एयरबेस लिया, बागराम एयरपोर्ट, उससे भी, और वहां पे दुनिया की जो सो कॉल्ड यूएस जो फौज अपनी रखना चाहता था, और धमकियां भी आई हैं, कई आई हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट हमने अपना बेल फेस किया। डॉक्टर साहब, अभी आप ऐड करो, और क्या देखते हो इस विजिट का, जहां वर्ल्ड सिनेरियो क्या बदला है, क्या यूक्रेन बार भी ऐड कर लेना। श्रोता, हम बताएंगे कि हमें भारत को इसका क्या बेनिफिट हुआ इस विजिट का। सबसे बड़ा बात,
भारत का एक मोटिव रहा है कि हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। हम्म, तो इस विजिट के बाद पूरी दुनिया की नजरें इस विजिट के ऊपर थी और भारत एक शक्तिशाली रशिया का पार्टनर उभर के आया। डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हुआ। और सबसे बड़ी एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, भारत को अब अपनी एनर्जी की जरूरतों की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उससे हमारी अफोर्डेबिलिटी होगी हमारी क्लियर। और भारत ने कोशिश की है, बैलेंसिंग पावर की है बिटवीन द जो पावर स्ट्रगल है बिटवीन रशिया और अमेरिका। एक डॉक्टर साहब और भी करें, जो ई व्हीकल्स का वो अभी जो मैं आ रहा हूँ सर। प्लीज, श्रोता, आपको पता है यूएस की जो वो टैरिफ्स भी लगे बात। हैं और अमेरिका ने इसको अच्छे से नहीं लिया है विजिट को, लेकिन जब ये बात हुई भारत ने क्लियर कर दिया था कि भारत किसी भी हालत में अपना ऑयल वहां से बंद नहीं करेगा, हालांकि हो सकता है कट डाउन कर दे और उस यूएस से भी ले। लेकिन इसका असर क्या हुआ, जैसे ये विजिट खत्म होती है, रशिया यूएसए क्या करता है, रशिया को अपनी उस लीगल जो जो वॉर थ्रेट वाले कंट्री से बाहर निकाल, उस लिस्ट से बाहर निकाल देता है और उसके साथ कॉपरेशन की तरफ बढ़ रहा है। उनको लग रहा था कि हम लोग पूरी दुनिया में आइसोलेट हो रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली चाहते थे कि हम भी जो रशिया इंडिया टाइज हुए तो उसका भी हम लोग, तो अल्टीमेटली रशिया को अमेरिका को मैसेज मिला कि भारत नॉन अलाइंड ही है, इनका जो उस स्टॉक्स के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा जो हमारी जो ट्रेड डील चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे चाइना और पाकिस्तान को काफी असर हुआ। चाइना तो न्यूट्रल रहा इस विजिट में, लेकिन पाकिस्तान में काफी शोर मचा है पर्टिकुलर डिफेंस डील को लेके, क्योंकि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में हमारे S-400 जो हमने रशिया से लिए थे उन्होंने कैसे हैवक क्रिएट की थी। और सबसे बड़ी बात है एनर्जी सेविंग की बात करूंगा, तो हमारा जो रशियन क्रूड ऑयल है हम लोग $525 पर टन लेते हैं, जो कि हम लोग इराक से लेते हैं वो $564 है, $564 है पर टन। तो हमने पिछले साल जो रशिया से तेल लिया $2.7 बिलियन का हमने एनर्जी हमने अपनी बचाई है, करेंसी बचाई है, मतलब पैसा बचाया है। हमारा पैसा बचाया है, जिससे हमारा कंट्री जो है इन्फ्लेशन में नहीं गई और हमारी जीडीपी बढ़ी है। तो ये हमारा ये फैक्टर रहा, हमने कितना फायदा लिया। दूसरा, हमारा ट्रेड रीबैलेंस हुआ, जो हमारा हम ढूंढ रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में कि हमारा जैसे रशियन बाइकआउट है, हमें एक ऑप्शन मिल गया है रशिया ट्रेड के लिए। रशिया क्या ट्रेड करेगा हमारे साथ, रशिया हमें देगा फ्यूल, एनर्जी और रेयर मेटल। श्रोताओं को टू व्हीलर्स इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हालांकि हमारे टू व्हीलर्स रशिया तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे इस वक्त टू व्हीलर जो है पर्टिकुलर हीरो होंडा पूरे अफ्रीका में इंडिया के ही चल रहे हैं वहां पर। लेकिन लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर अभी भी चाइना है, लेकिन चाइना को धक्का इसलिए लगने वाला है कि एक डील हुई है जिससे पूरा जो रॉ मटेरियल है, जो स्पेयर पार्ट्स हैं, सस्ते स्पेयर पार्ट्स हैं, वो सारा हमें रशिया से मिलेगा, सो दैट हमारा जो टू व्हीलर्स का प्राइस है चाइना से कम हो सके, हम लीडर बन सके टू व्हीलर इन ट्रेड में। मीन के माइक्रोचिप्स माइक्रोचिप्स जो भी, क्योंकि इसके लिए तो ई व्हीकल के लिए तो बहुत जरूरी है ना रेयर मिनरल्स, तो वो हमें स्पेयर पार्ट्स की तरफ से। दूसरा, चाइना जो है, जो रशिया जो है तकरीबन लैंडलॉक्ड है, थोड़ा सा एरिया मिलता है, तो उनके पास सबसे बड़ी शॉर्टेज है सी फूड की, और भारत का सी फूड इंटरनेशनल क्वालिटी का, और अब मैक्सिमम जो हमारा जो सी फूड है, क्योंकि वहां पर काफी खाया जाता है शौक से, और रशिया में ये एक्सपोर्ट होगा, तो ये भारत का वो एक मेजर टूर रहेगा। दूसरा हमारा रहेगा यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन में हमारा काफी अब होल्ड हो गया। यूरेशिया पर्टिकुलर, जब आपको पता यूरोपियन यूनियन है वो है, तो यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन में हमारा ट्रेड होगा, जैसे आपने बताया इस तरीके से। तो उसके बाद हमारा पीपल टू पीपल टाइज, जब 1 लाख लोग साल के वहां तो जाएंगे, वीजा होगा, उनको रशियन पढ़ाई जाएगी, हमारे उनके साथ कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, हमारे उनके साइंटिफिक एक्सचेंजेस होंगे, इसमें डॉक्टर्स भी हैं और काफी हो गए। और सबसे बड़ी बात है हमारी फार्मा इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री में जो है वो काफी एक्सचेंज होने वाला है। भारत आपको पता है कोविड में लीडर रहा है, इंडिया की वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में मशहूर हुई थी, और हेल्थ में और फार्मा इंडस्ट्री मदद करने वाला है रशिया की, और रशिया ने भी और कैंसर की रिसर्च में भी काफी हमारी मदद करेगा रशिया। आपको पता है रशिया ने एक वैक्सीन बनाई है श्रोताओं, जो कि कैंसर के लिए यूज की जाती है, और वो टेक्नोलॉजी रशिया जो है भारत के साथ शेयर करने वाला है। तो और इसके बाद हमारी डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी है कि हम लोग नॉन अलाइंड हैं, और हम लोग इस वक्त यूएस का जो सैंक्शन का प्रेशर हम लोग विदस्टैंड कर पाए हैं, तो ये हमें कुछ बेनिफिट हुए हैं उसके साथ, रशिया के साथ डील करने का। अब रशिया को क्या फायदा हुआ
आपको श्रोता, आपको पता, जब से 2022 से रशिया यूक्रेन वार हुआ है, रशिया अलग थलग पड़ गया है। तो ऐसे वक्त जब पूरा यूरोप, पूरा वेस्ट रशिया को आइसोलेट करने पे तुला हुआ है, भारत एक सॉलिड एक पार्टनर उभर के आया है, जो उसका जियोपॉलिटिकल पार्टनर बन चुका है। और भारत का जो जो तेल, वो इतना कुछ, उनका 60 बिलियन डॉलर उसको प्लस करेंसी भारत से आ रही है। वो इस वक्त वार के जोन में, और उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन खराब है रशिया की, वो भारत के पैसे से दूर हो रही है। जबकि उनका सारा पैसा वॉर में लग गया था, लेकिन भारत का जो पैसा वो तेल बेच के ले रहे हैं। ये ट्रंप साहब का गलत बयान है कि वो वॉर में यूज हो रहा है, नहीं, वो रशिया की इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए वो पैसा यूज हो रहा है। इसलिए रशिया का की भी जरूरत है हमारे साथ ट्रेड करने की। और सबसे बड़ी बात है कि रशिया का इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी अब रोल हो जाएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हैं। और जब हमारी 3 लाख लेबर वहां जाएगी, तो रशिया का जो फैक्ट्री जो बंद पड़ी हैं वो दोबारा चलना शुरू हो जाएंगी। तो रशिया को भी इस विजिट का काफी फायदा हुआ। तो जैसे बात, तो जो आपने बात की, तो हम ज़्यादा कंसंट्रेट इस पे ही कर रहे हैं, जी जी, जो अपना इकोनॉमिक जो टाइज, जो कोऑपरेशन बढ़ी है। लेकिन एक बात और आई है कि एक और है कि ये भी बात हुई है, एडिशन हुआ है कि कोऑपरेशन रहेगी यूनाइटेड नेशन में भी, और एक मल्टी फोरा। हम चाहते हैं कि हमने एक हमारी डिमांड है, और हमारा ये है कि हमें परमानेंट मेंबर की सीट मिले। तो मैंने, ये भी एक बात हुई है। और सबसे बड़ी बात, वो बहुत बड़ी बात है, टेररिज्म के खिलाफ अलग अलग कंट्रीज अलग अलग बात करती है, लेकिन हम अफेक्टेड हैं। हम टेररिज्म को टेररिस्ट पॉइंट ऑफ, इसमें भी रशिया ने कहा कि काउंटर टेररिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम फुली सपोर्ट करेंगे। जैसे एक्स्ट्रा डिशंस होती हैं कहीं, किस कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, इलिसिट डॉग ट्रैफिकिंग है, और जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं या टेररिस्ट हैं, जिन्हों को यूएन ने भी डिक्लेयर किया हुआ है, उनकी जो प्रोसिक्यूशन है, उनका ट्रायल है, वो आज तक नहीं हुआ है। उसमें भी ये काउंटर टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, और इसमें भी मुझे लगता है ये एक मील पत्थर साबित होगा, जो इंडिया की लड़ाई है अगेंस्ट टेररिज्म है। तो ये भी एक है, और यूएन में भी, और आगे देखना है डॉक्टर साहब, ये लगता है कि ये वाली बात थी ना, जो कि भाई ये एक टाइम पे बाइपोलर था, यूनिपोलर की बात आई। अब मुझे नहीं लगता कोई बाइपोलर यूनिपोलर, जहां तो बात ही नहीं, अब ये मल्टीपोलर होने जा रहा है। हाँ, और इंडिया का इसमें मल्टीपोलर, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से है, जो भी हमारा ट्रेड बिजनेस इसमें है, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल रिलेशन है, और जो भी ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है डिफरेंट कंट्रीज के इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, तो वो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है, और डी डॉलरेशन की तरफ भी जा रहे हैं रूबल। और जैसे आपने कहा, रुपये में और ट्रेड होगा इंडिया का, और उसमें कोई रुकावट नहीं है। ये सारी बातें मुझे लगता है काफ़ी नया दौर आ रहा है, नया जो वर्ल्ड, जो फिनोमेना, वर्ल्ड जो आप कह सकते हो कि एक नई दिशा की तरफ जा रहा है। पर्टिकुलर नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं, जो अमेरिका में सेटल्ड हैं, जिन्होंने पिछले 30 साल में मेहनत लगे, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रीनर्स हैं, जिन्होंने आज अमेरिका को इस पॉइंट पे बनाया है। और अमेरिका ने उनको क्या दिया? सिर्फ आय सैलरी के, उनको कुछ नहीं दिया। और आज उनके साथ जो हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अगर पेट्रियोटिज्म थोड़ी बाकी है, मुझे लगता है कि उनको, अब जो पुराने हैं, उनको भारत में आना चाहिए। पर्टिकुलर डॉक्टर्स, मैंने सुना है कि काफी वहां पर अब जो हो गए हैं, वो इंडियन वापस आना चाहते हैं। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर, पर्टिकुलरली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े जहां पर हर एडवांस ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है, अपील है उन सब से कि आके भारत के जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आके एब्जॉर्ब हो जाएं, और अपना जो एक्सपर्टीज है, वे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स, एंटरप्रीनर्स, वो आके भारत की तरक्की में उसका योगदान दें। 71 वॉर में हमारे 5 बार वीटो करने की कोशिश की, फिर भारत पे अटैक करने की कोशिश की थ्रू दैट न्यूक्लियर सबमरीन्स,
और हम लोग अपना योगदान उन लोगों को दे रहे हैं। मुझे लगता है पेट्रियोटिज्म की थोड़ी सी भावना है, तो मुझे लगता है कि अपना योगदान भारत की तरक्की में दें। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा रहा हमारी आज की बातचीत, लेकिन मैं थोड़ा और ऐड कर दूंगा एक जो लास्ट में, कि ये जो एक क्लाइमेटिक इश्यूज है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये एक दबाव डालती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज पे। तो जो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंटल इश्यूज है, तो जो अभी रिसेंट ये डिस्कस होते हैं कोई भी है, वो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट की बात होती है, तो इसके बारे में भी चर्चा हुई है इस समिट में जो इंडिया और रशिया में हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी इंटरेक्शन, जैसे G20 में बात हुई, जो इसमें ब्रिक्स में बात हुई है, क्योंकि ये इशू वहां पे भी उठते हैं कि ये वर्ल्ड लेवल के इश्यूज हैं और इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि क्लीन ये एनर्जी की बात होती है, ये इसके लिए जो जो आपकी ग्रीन गैसेस के बारे में बात होती है, हाउस गैसेस के बारे में बात है, चाहे SCO में होती है, ब्रिक्स में है, G20 में है, तो इस बारे में भी इंडिया ने कहा और रशिया हर मुद्दे पे इस पे इंटरेक्शन करने के लिए इन फोरम में, वर्ल्ड के फोरम में, यूनाइटेड नेशन में कहीं भी तैयार हैं और चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो नेचुरल एनर्जी है, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं आने वाली जनरेशन के लिए बच रहे, और जो हमारा जैसे आपकी विंड एनर्जी है, जैसे वाटर, जो हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारी सोलर एनर्जी है, जैसे अभी ई व्हीकल बनना शुरू है, रेल मिनरल्स का इस्तेमाल, जैसे आपने रशिया को के लिए कहा, चाइना आगे ही कर रही है, और हमने G20 के बारे में कहा था कि साउथ अफ्रीका में भी ये काफ़ी मार्केट इसके निस्बत है। तो हम चाहते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसके बारे में भी समिट में और कोऑपरेशन की बात है, तो मुझे लगता है श्रोताओं, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसले पे चर्चा हुई है, डीप सी फिशिंग। डीप सी फिशिंग का मतलब था डीप सी एक्सप्लोरेशन। श्रोता, आपको पता है अंडमान के पास समुद्र तल के नीचे 4 किलोमीटर दूर काफी ऑयल और गैस के भंडार नजर आए हैं, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है जो वहां से निकालना है वो रशिया के पास है। तो रशिया ने हमारे साथ हस्ताक्षर हुए हैं इसी में, हाँ, इसी एग्रीमेंट हुआ है कि एरिया में डीप सी में है, उसको निकालने में मदद करेगा। कल्पना करो कि भारत के समुद्र के नीचे से अगर हमें ऑयल मिल जाता है, नेचुरल गैस मिल जाता है, तो हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हमें बाहर के मुल्कों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो जो जैसे आपने कहा कि एनर्जी हम सेल्फ सेंट्रिक और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे इस एनर्जी से। ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगी, बाहर से लानी पड़ेगी, उनकी कोऑपरेशन चाहिए, और रशिया ने तो वायदा किया हमारे साथ हर किस्म की कोऑपरेशन है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो आपने ऐड की है। तो मुझे हमें लगता है कि ये जो समिट है बड़ा इम्पोर्टेंट साबित होगा आने वाले वक्त में, एक अच्छा माइलस्टोन होगा। तो मुझे लगता है काफ़ी आज के लिए, तो हम लेंगे इजाज़त। तो थैंक यू वेरी मच।